हेलो एवरीवन, वेलकम टू एंट्रोपिक क्रिस्टल। दिस इज योर मेंटर पूर्वा येवले। और इस लेक्चर में हम लोग मोल कंसेप्ट के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो प्रैक्टिस करने वाले हैं, स्पेसिफिकली 2025। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 5.4 ग्राम ऑफ यूरिया, और उसका मोलार मास दे रखा है। अब यहाँ पर देखो, जब भी हम लोगों को नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करने के लिए बोलते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करते हैं नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला हमें पता है, गिवन मास ऑफ अ सब्सटेंस डिवाइड बाय मोलार मास। क्वेश्चन में हमें गिवन मास कितना दिया, दैट इज 5.4। मोलार मास कितना है, 60। अगर मोलार मास नहीं दिया होता तो हमें उसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से मोलार मास कैलकुलेट करना पड़ता। ठीक है, अब यहाँ पर दे रखा है, यहाँ पर अगर इसका डिवीजन करेंगे सो आंसर विल बी 0.09 मोल। अभी मेरे पास मोल आए हैं, मुझे पूछे है मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो अब क्या करोगे, अब मुझे बताओ, अगर मेरे पास किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल है, मतलब मेरे पास उस सब्सटेंस के 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स होंगे। बात समझ आ रही है। अगर यहाँ मैं स्पेसिफिकली यूरिया की बात करूँ तो अगर मैंने बोला कि मेरे पास 1 मोल यूरिया है, मतलब मेरे पास यूरिया के 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होंगे। लेकिन मेरे पास एक्चुअल में यूरिया भी कितना है, 5.4 ग्राम के हिसाब से मेरे पास बस 0.09 मोल है। तो 0.09 0.09 मोल यूरिया अगर मैंने लिया तो उसके अंदर कितने होंगे, कैसे निकालोगे, एक्स लेकर, यूनिटरी मेथड आई होप सभी को आती होगी। अगर एक पेन 5 रुपए का है तो 10 पेन कितने के होंगे, क्या करते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो, सो आंसर विल बी 5 इंटू 10, राइट। सो इट विल बी 50। सेम ही यहाँ पे भी वही करना है हमें। तो दिस विल बी 0.09 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। इसको मल्टीप्लाई करोगे, आंसर आएगा 0.5419 इंटू 10⁻23। ठीक है, अब एक बार हमारे ऑप्शंस देख लेते हैं। यहाँ पर देखो, जितने भी ऑप्शंस मुझे दे रखे हैं सारे 10⁻22 के ऑर्डर के, और मेरा आंसर किस में आ रहा है, 10⁻23 में। तो हमें क्या करना है, हमें डेसिमल को शिफ्ट करना है ताकि हमारा जो पावर है वो 10⁻22 हो जाए। तो मैं क्या करूँगी, इस डेसिमल को पीछे लेके जाऊँगी। जब हम डेसिमल पीछे लेके जाते हैं तो जो हमारा पावर है वो कम होगा। ठीक है, इसको थोड़ा अगर सिंप्लीफाइड वे में लिखूँ, सो इट विल बी 5.419 इंटू 10⁻−1, पावर एक पीछे लिया, इंटू 10⁻23 एज इट इज़ रखा। इसको मैंने एज इट इज़ यहाँ पर रखा है। ठीक है, जब बेस सेम होता है, पावर ऐड होते हैं, तो ये -1 प्लस 23 दैट विल बी इक्वल टू 22। सो इसको मैं लिख सकती हूँ 5.419 इंटू 10⁻22। ठीक है, तो यहाँ से मेरा ऑप्शन बन जाएगा बी। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, चलो, सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, What is the number of hydrogen atoms, इस बार मॉलिक्यूल्स नहीं बोला, हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट इन 5.4 ग्राम ऑफ यूरिया। पहली चीज सेम ही रहेगी, मोल्स ही निकालने हैं। दैट विल बी इक्वल टू गिवन मास कितना है 5.4 डिवाइड बाय मोलार मास 60। पिछले क्वेश्चन में हमें मोलार मास पता था, इसलिए मैंने एज इट इज वही लिया है। ठीक है, अगर मोलार मास नहीं पता होता तो जैसे मैंने बोला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखोगे और यहाँ से मॉलिक्यूलर मास या मोलार मास कैलकुलेट करोगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो, अगर किसी को नहीं आता है तो बता देती हूँ, यहाँ पर तुम्हें एलिमेंट्स देखने हैं। अगेन यहाँ पर प्लीज़ कोई डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड मत देखना। बहुत बार बच्चे क्या करते हैं कि कार्बन का जो एटॉमिक मास है उसको इंटू 2 कर देते हैं। क्यों, यहाँ 2 कार्बन है क्या, नहीं, यहाँ पर बस 1 कार्बन है। यहाँ बॉन्ड डबल बॉन्ड है, लेकिन हमें डबल बॉन्ड्स नहीं देखने हैं, डबल ट्रिपल सिंगल बॉन्ड नहीं देखना है, हमें हमेशा देखने होते हैं एलिमेंट्स। तो यहाँ पर 2 नाइट्रोजन दिख रहे हैं, 4 हाइड्रोजन दिख रहे हैं, 1 कार्बन है, 1 ऑक्सीजन है। सो दिस मेक्स 2 इंटू 14, एक नाइट्रोजन का मास 14 होता है, 2 इसलिए 2 इंटू 14। ठीक है, प्लस 4 इंटू 1 प्लस 12 प्लस 16, इस सभी को ऐड करोगे, आंसर आ जाएगा 60। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ले लिया 60। अगेन इसके मोल्स कितने आ जाएंगे तुम्हारे पास, 0.09 मोल्स, जो हमारे पिछले क्वेश्चन में आए थे। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, थोड़ा जो मैं एक मेथड है उसको समझाने की कोशिश करती हूँ, ध्यान देना, समझ जाओगे। जैसे मान लो, अगर मैंने एक मॉलिक्यूल लिया, मैंने यूरिया का एक अगर मॉलिक्यूल लिया, तो मुझे बताओ उसके अंदर कितने हाइड्रोजन एटम दिख रहे हैं तुम्हें, 4 हाइड्रोजन एटम। ठीक है, तो एक मॉलिक्यूल यूरिया में 4 हाइड्रोजन एटम होंगे।
तो अगर मान लो मैंने 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स लिए तो उसके अंदर कितने होंगे? सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, यूनिटरी मेथड. सो इट विल बी 4 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 हाइड्रोजन एटम्स. आई होप यहाँ तक समझ आ रहा है कि अगर एक मॉलिक्यूल में 4 होंगे तो 6.022 इंटू 10⁻23 में क्या करोगे? बस 4 से मल्टीप्लाई करना है. ठीक है. अब यहाँ पर और एक बात है, मुझे बताओ ये जो मैंने नंबर लिखा है इस नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं? एवोगैड्रोस नंबर. दिस इज नथिंग बट व्हाट? 1 मोल. तो क्या मैं लिख दूं कि 1 मोल यूरिया में 4 इंटू, अगेन दिस इज 1 मोल, 4 इंटू 1 मोल हाइड्रोजन एटम्स होंगे विच इज नथिंग बट 4 मोल हाइड्रोजन एटम्स. बात समझ आ रही है? तो देखो इसको रिलेट कैसे किया कि अगर एक मॉलिक्यूल के अंदर 4 हाइड्रोजन एटम होते हैं तो 1 मोल के अंदर 4 मोल हाइड्रोजन एटम होंगे. बात समझ आ रही है? क्योंकि तुम लोगों ने एवोगैड्रोस लॉ से भी ये चीज़ पढ़ा है कि जो मॉलिक्यूल का रेशियो होता है वही तुम्हारे मोल का भी रेशियो होता है. ठीक है. तो यहाँ पर देखना, लेकिन मेरे पास कितना है? मेरे पास तो 0.09 मोल है. तो अगर मैं यहाँ पे वापस लिख रही हूँ कि अगर 1 मोल यूरिया में 4 मोल हाइड्रोजन एटम होते हैं तो 0.09 मोल में कितने होंगे? अगेन मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 0.09 इंटू 4 मोल हाइड्रोजन एटम. ठीक है. यानी ये हो जाएगा तुम्हारे पास 0.36 ऑलमोस्ट. ठीक है. 0.36 के आसपास आ जाएगा ये. 9 4 36. तो 0.36 मोल हाइड्रोजन एटम. अब ये जो मुझे मिला है ये अभी भी मेरा फाइनल आंसर नहीं, क्योंकि ये क्या है? मोल में है कि 0.36 मोल हाइड्रोजन एटम मिलेंगे. तो अगर तुम्हें एक्चुअल नंबर करना है तो नंबर निकालना होगा तो क्या करोगे? मोल की वैल्यू डालोगे. सो इट विल बी इक्वल टू 0.36. 1 मोल कितना होता है? 6.022 इंटू 10⁻23 हाइड्रोजन एटम्स. इसको पूरा कैलकुलेट करोगे, यहाँ से तुम्हारा आंसर बनता है अप्रॉक्सीमेटली 2.168 इंटू 10⁻23. एक बार हमारे ऑप्शन देख लेते हैं. सो इट मेक्स आवर ऑप्शन सी. ठीक है. पूरा मल्टीप्लाई करोगे एज इट इज तुम्हारे पास ये आंसर आ जाएगा. आई होप दिस क्लियर. अगर मान लो किसी को ये भी डिफिकल्ट लगता है तो एक दूसरा मेथड देखो. अभी देखो तुम्हारे मोल्स कितने आए थे? 0.09 मोल्स आए थे. ठीक है. तो एक काम करो, 0.09 मोल मतलब कितने मॉलिक्यूल होंगे? क्या करो उसके लिए? क्या करोगे? 0.09 को मल्टीप्लाई करोगे एवोगैड्रोस नंबर से इंटू 10⁻23, या फिलहाल मैं उसको 0.09 इंटू Na हाइड्रोजन एटम्स लिख देती हूँ. ठीक है. अब तुमने मॉलिक्यूल, सॉरी हाइड्रोजन एटम नहीं है यहाँ पर, 0.09 Na मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे. यहाँ तक समझ आए? तुमने क्या किया? मोल से निकाला मॉलिक्यूल. अब मुझे बताओ अगर मैंने एक मॉलिक्यूल लिया यूरिया का तो उसमें कितने हाइड्रोजन एटम थे? उसके अंदर 4 हाइड्रोजन एटम थे, 4 हाइड्रोजन एटम्स. लेकिन 0.09 मोल के हिसाब से कितने मॉलिक्यूल्स बनते हैं? इतने. तो 0.09 Na मॉलिक्यूल्स में कितने हाइड्रोजन एटम होंगे? सो इट विल बी 4 इंटू 0.09 Na हाइड्रोजन एटम्स. मल्टीप्लाई करोगे ये आ जाएगा 0.36 Na हाइड्रोजन एटम्स. Na इज नथिंग बट 1 मोल. क्या वही चीज़ ऊपर आई थी? 0.36 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 हाइड्रोजन एटम, मतलब वही 0.36 मोल. वही वैल्यू यहाँ पर आई है. किसी भी वे से कर लो आंसर तुम्हारा सेम ही आएगा. दैट विल बी 2.168. बट अगर मैं थोड़ा सा स्टूडेंट पर्सपेक्टिव से बताऊं या थोड़ा एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी बता दूं या एक्यूरेसी वाइज भी बताऊं तो ये वाला जो मेथड मैंने बताया ये बहुत इजी चला जाएगा. एक बार बस थोड़ा इसको ध्यान दे के समझो कि अगर एक मॉलिक्यूल में 4 हाइड्रोजन एटम है तो एक मोल में 4 मोल होंगे. ये चीज़ जब एक बार तुम सीख जाओगे आगे के जो क्वेश्चंस होंगे बहुत इजीली लग जाएंगे. ठीक है. आई होप दिस क्लियर. चलो तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. सेम क्वेश्चन है
कैलकुलेट द नंबर ऑफ Cl माइनस आयंस इन 222 ग्राम ऑफ अनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड। अनहाइड्रस का मतलब क्या होता है, एक्चुअली यहाँ पर ए होना चाहिए था बट ठीक है। अनहाइड्रस का मतलब जिसके अंदर वाटर प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। अब क्या करोगी, सबसे पहले गिवन मास दे रखा है, गिवन मास से हमेशा मोल्स निकालने हैं, ठीक है। चलो मोल्स का फॉर्मूला गिवन मास अपॉन मोलार मास। गिवन मास मुझे दे रखा है 222 ग्राम। अब मोलार मास यहाँ पर कैल्शियम क्लोराइड का नहीं दिया तो निकालना पड़ेगा। साइड में चले जाओ, कैल्शियम क्लोराइड लिखो। कितने कैल्शियम है, एक कैल्शियम है और 2 क्लोरीन है। कैल्शियम का मास क्वेश्चन में भी दे रखा है, लेकिन मैं आप लोगों को बता देती हूँ, प्लीज़ पहले जो 20 एलिमेंट्स है उनका एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर अच्छे से याद कर लोगे, ठीक है। अगर किसी को उसमें कोई इशू है सो यू कैन विजिट, अगर उसमें किसी को कोई इशू है तो आप मेरा बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री का लेक्चर देख सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगी, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा तुम्हारे पास कैल्शियम का 40 + 2 × 35.5। इसको पूरा सॉल्व करोगे, यहाँ से तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा 111 ग्राम। तो गिवन मास तो हमें पता था 222, जो हमने यहाँ लिख दिया। मोलार मास हमने कैलकुलेट किया, दैट वाज 111, तो ये आ जाएगा 111। यहाँ से मेरे पास आंसर आ जाएगा 2 मोल, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक। 2 मोल आ गए, लेकिन हमें पूछा क्या है वहाँ पर, Cl माइनस आयंस कितने हैं। वापस जो पिछले क्वेश्चन में मैंने जो बताया सेम उसी चीज़ को यहाँ पर अप्लाई करना है। बहुत ढंग से समझो इसको भी। अगर मैंने एक मॉलिक्यूल लिया CaCl2 का, तो मुझे बताओ इसमें कितने Cl माइनस है। देखो अगर तुम्हें बता दूं तो CaCl2 ये एक आयोनिक कंपाउंड है, तो CaCl2 कैसे डिसोसिएट करता है, Ca2++ 2Cl माइनस। तो कितने दिख रहे हैं तुम्हें, 2 Cl माइनस दिख रहे हैं। तो अगर मैंने एक मॉलिक्यूल लिया तो उसके अंदर 2 Cl माइनस आयंस होंगे। तो मुझे बताओ अगर मैंने 1 मोल लिया तो 1 मोल CaCl2 में कितने मोल होंगे, करेक्ट 2 मोल Cl माइनस आयन होंगे, 2 मोल Cl माइनस आयंस। लेकिन मेरे पास मोल्स कितने हैं, 2 मोल है, किसके, ये CaCl2 के, ठीक है। तो मोल के नीचे मोल लिखो, तो 2 मोल CaCl2 में कितने मोल होंगे, 2 × 2 दैट विल बी 4 मोल Cl माइनस आयंस। बात समझ आई, यहाँ पर हमारा ऑप्शन ठीक है उसी में दिया है। अब मोल मतलब क्या होता है, Na के टर्म्स में लिख सकते हो, तो इट विल बी 4 × NaCl माइनस आयंस। आई होप दिस इज क्लियर। बहुत इजी क्वेश्चन था, कुछ इसमें डिफिकल्ट नहीं था, और जो मोल कंसेप्ट के क्वेश्चन होते हैं वो जनरली इजी ही आते हैं, ठीक है। तो Cl माइनस आयंस कितने आए मेरे पास, 4 मोल, ठीक। अभी देखो ऐसा ही सिमिलर क्वेश्चन और एक है, यहाँ पर है वो, इसमें बोला है कैलकुलेट द नंबर ऑफ Ca2+ आयन इन 222 ग्राम अनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड। पिछले बार Cl माइनस पूछा था, इस बार पूछा है Ca2+। चलो यहाँ पर मोल्स निकाले, 222/111, यहाँ से मेरे मोल्स आ गए 2 मोल। वही कंसेप्ट लगाओगे, अगर मैंने एक मॉलिक्यूल लिया तो एक मॉलिक्यूल में कितने Ca2+ है, एक ही है, एक Ca2+ आयन है। तो अगर मैंने 1 मोल लिया तो 1 मोल में कितना होगा, 1 मोल Ca2+ आयन होगा। आई होप दिस इज क्लियर। लेकिन मेरे पास मोल कितने आए थे, 2, तो 2 मोल कैल्शियम क्लोराइड में 2 मोल Ca2+ आयंस होंगे। आई होप दिस इज क्लियर। इजी क्वेश्चन था, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था, तो यहाँ से हमारा आंसर बनता है बी, ठीक है। नेक्स्ट हमें बोला है फाइंड आउट द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन 0.35 मोल ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हमें इसमें ढूंढना है। चलो इसमें भी हमें वही सिमिलर कंसेप्ट लगाना है। यहाँ पर देखो ग्लूकोज, सबसे पहले आप लोगों को ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आना चाहिए, दैट इज C6H12O6, ठीक है। अब एक मॉलिक्यूल को देखो, अगर मैंने एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज लिया C6H12O6, तो मुझे बताओ एक मॉलिक्यूल में कितने कार्बन एटम है, दिख रहे हैं 6 हैं, 6 कार्बन एटम। नाउ यू नो द ड्रिल, राइट। तो मुझे बताओ 1 मोल ग्लूकोज में कितना होगा, 6 मोल कार्बन होगा, समझ आ रहा है। लेकिन मुझे मोल कितना दिया है, दैट इज 0.35, तो 0.35 मोल ग्लूकोज में कितना होगा, दैट विल बी 0.35 × 6 विच इज इक्वल टू 2.1 मोल
कार्बन एटम्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। लेकिन हमें मोल के टर्म्स में नहीं पूछा है, हमें एग्जैक्ट वैल्यू देनी है। तो मोल का वैल्यू हमें पता है 2.1 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 कार्बन एटम्स। इसको मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ से आंसर आएगा 12.64 इंटू 10⁻23। वापिस वही चीज़ एक बार देखना, जितने भी ऑप्शन है किसके ऑर्डर में है, 10⁻24 के ऑर्डर में है। तो अभी क्या करोगे, देखो मैंने क्या बताया था, जब डेसिमल पीछे जाता है पावर कम होता है, जब डेसिमल आगे लेके जाओगे पावर बढ़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा तुम्हारे पास 1.264 इंटू 10⁻24 विच मेक्स आर ऑप्शन सी। आई होप ये समझ आया आप लोगों को, क्लियर है, ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है। देखो एक चीज़ अगर तुम ये वाली समझ गए, मॉलिक्यूल और मोल वाली, तुम्हारे बहुत सारे क्वेश्चन बनने वाले हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। इस क्वेश्चन में हमें पूछा है फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 3.2 ग्राम मीथेन। सेम कॉन्सेप्ट। चलो निकालते हैं इसे। क्या बताया था, कुछ समझ नहीं आ रहा है तो हमेशा मोल निकालने, ठीक है। तो यहाँ पर देखो अगेन गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास कितना दिया है मीथेन का 3.2। अब मीथेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, इट इज CH4। CH4 का मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, एक कार्बन दिख रहा है, 4 हाइड्रोजन दिख रहा है, कार्बन का मास 12, हाइड्रोजन का 4 × 1। प्लीज़ गलती से भी हाइड्रोजन का कोई भी 2 मास मत लेना। बच्चे बहुत गलती करते हैं कि एटॉमिक, उसका एटॉमिक नंबर 1 है तो डबल करके एटॉमिक मास 2 लेते हैं, आंसर बिल्कुल गलत आएगा, ठीक है। इसको पूरा सॉल्व करोगे, यहाँ से तुम्हारे पास बन जाएगा 16 ग्राम, ठीक है। जब एक मोल के लिए डिफाइन करते हो या जब मोलार मास डिफाइन करते हो ना तो वो ग्राम में आता है, एक मॉलिक्यूल के लिए लेते हो ना तो वो यू में आता है, ठीक है, उसके लिए यू लिखते हो तुम। तो यहाँ पर आ गया मेरे पास 16, तो यहाँ से मेरे पास आंसर आ जाएगा 0.2 मोल, ठीक है। चलो अब अगर मान लो मैंने एक मॉलिक्यूल लिया अगर CH4 का, तो मुझे बताओ उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब इलेक्ट्रॉन्स कैसे कैलकुलेट करोगे, देखो कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है। एक पहला जो कार्बन है हमारा, उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, एटॉमिक नंबर इज 6। एटॉमिक नंबर 6 होने का मतलब क्या होता है, जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन। मतलब एटॉमिक नंबर अगर 6 है मतलब उसके अंदर 6 प्रोटॉन है, और हमारे पास एक एटम में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो इसके पास कितने हो जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन है प्लस हाइड्रोजन में एक ही प्रोटॉन होता है, इस वजह से एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, इंटू 1, सो इट मेक्स 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर देखो मैंने CH4 का एक मॉलिक्यूल लिया तो मुझे उसमें दिख रहा है कि उसके अंदर 10 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, वही चीज़। तो मुझे बताओ अगर मैंने 1 मोल CH4 लिया तो उसके अंदर कितने मोल होंगे, 10 मोल इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। लेकिन मेरे पास मोल कितने हैं, 0.2, तो 0.2 मोल CH4 में कितने होंगे, दैट इज 0.2 इंटू 10 से ये हटा तो ये हो जाएगा, डेसिमल हट जाएगा, ये बन जाएगा 2 मोल इलेक्ट्रॉन्स। 2 मोल का मतलब 2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 विच मेक्स 12.044 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो अभी हमारा आंसर ओके जो मैच कर रहा है, देखो अभी इसमें भी जो एग्जैक्ट डिजिट मैच कर रहे हैं 1 2 0 4, ये किससे मैच कर रहा है तुम्हारा, B से। ऑर्डर कौन सा है, 10⁻24, तुम्हारा है 10⁻23। डेसिमल शिफ्ट कर लो, पावर बढ़ाना है तो डेसिमल को आगे लेके जाना पड़ेगा, तो 1.204 इंटू 10⁻24, सो दिस मेक्स आवर ऑप्शन B। आई होप दिस इज क्लियर, ईजी क्वेश्चन था, ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं था। जितना तुम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे ऐसे उतने इजीली क्वेश्चंस बन भी जाते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पर देखो तुम्हें स्पेसिफिकली ना पोटेशियम क्लोरेट बोला है, एक बार रीड करते क्वेश्चन। फाइंड द मास ऑफ पोटेशियम क्लोरेट रिक्वायर्ड टू लिबरेट 5.6 डेसीमीटर क्यूब ऑफ ऑक्सीजन गैस एट STP, और उसका मोलार मास दे रखा है पोटेशियम क्लोरेट का, ठीक है। अब यहाँ पर देखो इसमें कोई रिएक्शन तुम्हें दे नहीं रखी, तो हमें इससे क्या
टेक अवे क्या है हमारा, मतलब हमें क्या समझना है इससे कि हमें कुछ कुछ रिएक्शंस है जो याद ही रखनी है। जैसे आप लोगों ने बचपन में CaCO3 की रिएक्शन पढ़ी है ना, CaCO3 हीट करोगे डिकम्पोज होता है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 देता है, राइट। उसी तरीके से सिमिलर रिएक्शन है, हमें पोटेशियम क्लोरेट की याद रखनी है। पोटेशियम क्लोरेट इज KClO3। अगर तुम इसको हीट करोगे तो हीट करने के बाद अगेन ये डिकम्पोज होता है, और डिकम्पोज करके ये तुमको देगा KCl, और साथ में प्रोड्यूस करता है, ये लिबरेट करता है ऑक्सीजन गैस, ठीक है। रिएक्शन मेरी बैलेंस नहीं है, बैलेंस करोगे यहाँ पर देखो, यहाँ 3 ऑक्सीजन है, यहाँ 2 ऑक्सीजन है, तो यहाँ क्या कर दोगे, यहाँ 3 लिख दोगे, तो यहाँ पे आ गया 3, 3 2 6, 6 बन गए, यहाँ लिख दो 2 3 6, 6 बन गए, 2 पोटेशियम 2 क्लोरीन, तो यहाँ लगा दो 2, ठीक है। ये तुम्हारा सॉलिड होता है, ये भी तुम्हारा सॉलिड होता है, ये तुम्हारा गैशियस। अब उन्होंने बोला है कि जब ये रिएक्शन हो रही है तो 5.6 डेसीमीटर क्यूब ऑक्सीजन गैस लिबरेट हो रहा है। और एक चीज़ याद रखोगे, 1 लीटर मतलब ही 1 डेसीमीटर क्यूब होता है, कन्वर्जन्स याद रखने हैं, ठीक है। तो उन्होंने बोला है कि जब हम लोग ये पर्टिकुलर रिएक्शन करवा रहे हैं तो 5.6 डेसीमीटर क्यूब का ऑक्सीजन रिलीज होता है। तो बताओ कि कितना मास ऑफ पोटेशियम क्लोरेट हमने लिया होगा कि जिससे इतना ऑक्सीजन रिलीज हो। बात समझ आ रही है? ऐसा जब भी क्वेश्चन आता है तो यहाँ पर तुम लोग लगाओगे स्टोइशियोमेट्री। सबसे पहले क्या करोगे, जो भी रिएक्शन दे रखी है, जैसे हमारे अभी यहाँ पे रिएक्शन दे रखी है, उसमें जिसके बारे में तुम्हें डेटा दे रखा है वहाँ से निकालने हैं मोल्स, ठीक है। तो अब मोल्स कैसे निकालोगे, मोल्स का तुमको 3 फॉर्मूले देखो मोल्स के। एक तो तुम्हारा गिवन मास अपॉन मोलार मास होता है, दूसरा तुम्हारे पास होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइड बाय एवोगैड्रोस नंबर दैट इज Na, और तीसरा तुम्हारे पास होता है मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस डिवाइड बाय 22.4 लीटर या फिर डेसीमीटर क्यूब, क्योंकि दोनों सेम है, 1 लीटर मतलब 1 डेसीमीटर क्यूब होता है, ठीक है। यही 3 फॉर्मूले मोस्ट ऑफ दी क्वेश्चंस में लग जाते हैं, ठीक। तो अभी यहाँ पर देखो, ये जो 5.6 डेसीमीटर क्यूब दिया है ये कौन से इसमें है, ये वॉल्यूम का यूनिट है तुम्हारा, है ना। तो तुम्हें फॉर्मूला लगाना है ये वाला, क्लियर। तो फॉर्मूला हो जाएगा मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस, है ना, इतना दे रखा है 5.6 डिवाइड बाय 22.4, तो ये हो जाएगा तुम्हारा डेसीमीटर क्यूब में दे रखा है, इसका यूनिट हो जाएगा डेसीमीटर क्यूब पर मोल, ठीक। इसको पूरा सॉल्व करोगे, देयरफॉर मोल्स ऑफ O2 यहाँ से आ जाएगा तुम्हारे पास 0.25 मोल, क्लियर, ठीक है। यहाँ तक समझ आया, मोल्स आ गए। अब तुम्हारे पास O2 के मोल्स आ गए, लेकिन तुम्हें मास किसका पूछा था, KClO3 का। तो अब क्या करोगे, तुम O2 के मोल्स से KClO3 के मोल्स फाइंड आउट करोगे। इस वजह से ये यहाँ पर स्टोइशियोमेट्री बहुत काम में आती है। और एक चीज़, जब भी कोई भी रिएक्शन लिखी जाएगी हमेशा उस रिएक्शन को बैलेंस करना है, क्योंकि वही तुमको स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट देता है, ठीक है। अब जो मैं बता रही हूँ बहुत अच्छे से देखना, मुझे बताओ अगर मैंने 2 KClO3 लिए तो वो कितना, या फिर 2 मोल KClO3 लिए तो वो कितना मोल O2 प्रोड्यूस कर रहे हैं, 3 मोल, ठीक है। एक बार लिख रही हूँ मैं यहाँ से, इसको समझने की कोशिश करना। अगर मैंने 2 मोल KClO3 लिया तो ये 3 मोल ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है, लेकिन मेरे पास ऑक्सीजन के मोल्स आए कितने, 0.25। तो 0.25 मोल ऑक्सीजन कितने मोल KClO3 से प्रोड्यूस होंगे, अगेन यूनिटरी मेथड। सो x विल बी इक्वल टू 2 इंटू 0.25 डिवाइड बाय 3, ठीक है। इसको एज इट इज़ इसी फॉर्म में रहने देते हैं। देखो कैलकुलेशन भी कर सकते हो, लेकिन अगेन आंसर पॉइंट में आएगा, तो इसको एज इट इज़ रहने दो। अब तुम्हें क्या पता चल गया, तुम्हें KClO3 के मोल्स पता चल गए। मोल से मास निकाल सकते हो, मोल से मास निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला है, गिवन मास अपॉन मोलार मास, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ मोल्स ऑफ KClO3 इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलार मास। देयरफॉर मोल्स कितने हैं KClO3 के, 2 इंटू 0.25 अपॉन 3 इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलार मास। शायद इसका क्वेश्चन में हमें दे रखा है, दैट इज 122.5, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई इसको कर देना, इसको ट्रांसपोज कर देना उस साइड, तो गिवन मास हो जाएगा तुम्हारा अप्रॉक्सीमेटली 20.4 ग्राम। कैलकुलेट करोगे यहाँ पर तुम्हारा आंसर आएगा 20.4 ग्राम, ठीक है, विच मेक्स आवर ऑप्शन सी। आई होप दिस इज क्लियर। इस पूरे क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट था स्टोइशियोमेट्री।
क्योंकि देखो मोल्स की कैलकुलेशन तुम कर लोगे, मोल से मास निकाल लोगे, वॉल्यूम से मोल्स निकाल लोगे, उसमें इशू नहीं है। मेन वो स्टोइशियोमेट्री, ये वाला जो पार्ट, ये वाला पार्ट है ना हमने जो पढ़ा, ये इंपॉर्टेंट था इस क्वेश्चन में, ठीक है। स्टोइशियोमेट्री में प्लीज़ अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होगी एक बार उसको रिवाइज करो, क्वेश्चंस लगाओ, बहुत ईजी होता है इसे समझना, ठीक है। चलो, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट परसेंटेज इकोनॉमी when 46 gram ethanol is obtained from 64.5 gram chloroethane and 56 gram KOH, ठीक है। सबसे पहले एक रिएक्शन लिख लेती हूँ। क्लोरोइथेन बोला है, क्लोरोइथेन इज C2H5Cl प्लस उसकी रिएक्शन करवाइए KOH के साथ, ये तुम्हें प्रोड्यूस करवाएगा C2H5OH और साथ में दे देगा KCl। वैसे इसमें अगर रिएक्शन तुम नहीं भी आती होगी तुम्हें या याद नहीं होगी तो भी क्वेश्चन बन जाएगा, क्योंकि ना एटम इकोनॉमी का एक फॉर्मूला होता है, एटम इकोनॉमी इज इक्वल टू मोलार मास ऑफ डिजायर्ड प्रोडक्ट डिवाइड बाय टोटल मोलार मास ऑफ रिएक्टेंट्स इनटू 100, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो मोलार मास ऑफ डिजायर्ड प्रोडक्ट, मतलब तुम एक चीज़ समझ पाए, अगर मान लो रिएक्शन नहीं भी लिखी है तो तुम एक चीज़ समझ पा रहे हो कि इथेनॉल बन रहा है, और किस किस से बन रहा है, ये बन रहा है क्लोरोइथेन और KOH से, मतलब तुम्हारे रिएक्टेंट कौन है, क्लोरोइथेन और KOH, ठीक है। और वो क्या बना रहे हैं, एथेनॉल बना रहे हैं। क्या अब इसमें KCl के बारे में कुछ भी पता होना हमारे लिए नेसेसरी है क्या, नहीं। इन्होंने बोला है मोलार मास ऑफ डिजायर्ड प्रोडक्ट, मेरा यहाँ पर डिजायर्ड प्रोडक्ट क्या है, एथेनॉल, तो बस उसका मोलार मास लिखना है मुझे, ठीक है। तो फॉर्मूला नहीं होता, बस तुम्हें अगर एथेनॉल का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी पता है तो तुम उसका मोलार मास निकाल सकते हो, डिवाइड बाय टोटल मोलार मास ऑफ रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट कौन कौन है मेरे यहाँ पर दिख रहा है, क्लोरोइथेन है और एक KOH है, तो इन दोनों के मोलार मास निकाल लेंगे, ठीक है, और उसको ऐड कर देंगे। अच्छा, यहाँ पर दे भी रखा है मैं क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये बन जाएगा हमारे पास मोलार मास ऑफ डिजायर्ड प्रोडक्ट हो जाएगा 46, ठीक है। एथेनॉल का वैल्यू कैलकुलेट कर लेना, 46 आ जाएगा, डिवाइड बाय क्वेश्चन में ही दिया है 64.5 प्लस 56 इंटू करना है 100, ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली इसकी वैल्यू आ जाएगी 38.17%। किससे मैच कर रही है, हाँ, सो हमारा ऑप्शन इज बी। आई होप दिस इज क्लियर। देखो इसमें कुछ कंसेप्चुअल नहीं था, इसमें याद करने वाला पार्ट था, क्या था वो, एटम इकोनॉमी का फॉर्मूला, ठीक है, याद कर लोगे, बस कुछ नहीं है। जो प्रोडक्ट, डिजायर्ड प्रोडक्ट का मोलार मास आना चाहिए, डिवाइड बाय जो रिएक्टेंट्स लिए, रिएक्टेंट्स ओनली, प्रोडक्ट की तरफ और कहीं मत देखना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम एटम इकोनॉमी पे ही हमारा क्वेश्चन है। इफ सैलिसिलिक एसिड रिएक्ट्स विद एसिटिक अनहाइड्राइड टू फॉर्म होना चाहिए एस्पिरिन, कैलकुलेट परसेंट इकोनॉमी। अब तुम समझ गए, देखो इतनी बड़ी रिएक्शन नहीं लिखोगे, या तुम्हें शायद हर बार हर कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं पता होगा, तो तुमको ये समझ आ रहा है कि सैलिसिलिक एसिड किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, एसिटिक अनहाइड्राइड के साथ, और क्या बना रहा है, एस्पिरिन। परसेंट इकोनॉमी बतानी है, सो एटम इकोनॉमी इज इक्वल टू मोलार मास ऑफ डिजायर्ड प्रोडक्ट डिवाइड बाय टोटल मोलार मास ऑफ रिएक्टेंट्स इंटू 100। अब देखो और एक चीज़, बच्चे बहुत बार बोलते हैं मैम इतने सारे फॉर्मूलेज है, हम लोग कैसे याद रखेंगे, याद नहीं हो रहा है। तो एक चीज़ बता रही हूँ, देखो मैंने पिछले क्वेश्चन में भी ये फॉर्मूला लिखा था, लेकिन जब मैं ये क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ मैंने वापस फॉर्मूला लिखा। तो ये मैं आप लोगों को भी सजेस्ट करूँगी कि जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, इनिशियली अगर आपने कोई भी टॉपिक उठाया, जैसे अभी मान लो आप लोगों ने एटम इकोनॉमी उठाया, 2-3 बार मतलब 2-3 क्वेश्चन अगर लगातार तुम उसके कर रहे हो, तो बार बार उसका फॉर्मूला लिखो, डिजायर्ड प्रोडक्ट अपॉन मोलार मास ऑफ रिएक्टेंट्स, बार बार लिखो। लिखने से चीज़ें जल्दी याद होती है, ठीक है। ऐसे लेके बैठोगे एक के बाद एक फॉर्मूला बस याद करोगे नहीं होगा। क्वेश्चन लगा रहे हो, उसी पे बेस्ड अगर क्वेश्चन लगा रहे हो तो बार बार फॉर्मूले लिखो, ठीक है। कुछ नहीं होने वाला, शायद तुम्हारे 10 सेकेंड एक्स्ट्रा लग जाएंगे, लगने दो, शायद यही जो एक्स्ट्रा लगे हुए 10 सेकेंड है वो एग्जाम के 20 सेकेंड्स बचा सकते हैं, एंड इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू, ठीक है।
चलो, तो यहाँ से मेरे पास बन जाएगा डिजायर्ड प्रोडक्ट हमारा क्या था, एस्पिरिन था यहाँ पर, उसका दिया है 180 डिवाइड बाय रिएक्टेंट्स क्या क्या दिए 138 प्लस 102, ये शायद तुम्हारा बना देगा 240 इंटू 100 कर देते हैं, सो 180 अपॉन 240 इंटू 100, दिस विल बी इक्वल टू 75%। ठीक है, तो यहाँ से तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा डी 75%। आई होप दिस इज क्लियर। इजी क्वेश्चन था, फॉर्मूला बेस्ड था। नेक्स्ट, वेपर डेंसिटी, इजी टॉपिक, कुछ नहीं है, एक फॉर्मूला होता है बस। व्हाट इज द वेपर डेंसिटी ऑफ O2 गैस? वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला लिखो, वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मोलार मास अपॉन 2। अब वेपर डेंसिटी क्या होता है? इट इज द डेंसिटी ऑफ गैस विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो अब मोलार मास किसका लोगे? O2 का लोगे, क्योंकि उसी की वेपर डेंसिटी निकालनी है। तो यहाँ पर आ जाएगा देयरफॉर वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू O2 का मोलार मास कितना आएगा? एक ऑक्सीजन का 16, दो का 32 बाई 2 विच मेक्स 16। सो आंसर इज बी। इजी क्वेश्चन, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अब यहाँ पर बोला है द वेपर डेंसिटी ऑफ अ सर्टेन गैस इज 16। What is the volume occupied by 8 gram of gas at STP assuming ideal behavior? ठीक है, थोड़ा सा गिवन लिख लेते हैं। यहाँ पर बोला है वेपर डेंसिटी हमें दे रखा है 16। What is the volume occupied by the 8 gram of gas? मतलब जो भी हमारी गैस है उस गैस का मुझे गिवन मास दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं वेट ऑफ गैस दैट विल बी इक्वल टू 8 ग्राम, ऐसा मैंने लिख दिया। ठीक है, चलो वेपर डेंसिटी का, भले तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है, तुम्हें यहाँ पर एक टर्म दिख गया ना वेपर डेंसिटी, तो एक काम कर लो, उसका फॉर्मूला लगा लो। वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मोलार मास अपॉन 2। वेपर डेंसिटी कितना दिया है? 16 इक्वल टू मोलार मास अपॉन 2 एम्प्लाइज मोलार मास कितना है मेरे पास? 32। इतना तो कर सकते हो, ठीक है, इतना हो सकता है। देखो भले कुछ समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला पता है वो लगा लो। अब तुम्हें दिख रहा है कि तुम्हारे पास गिवन मास भी है गैस का और तुम्हारे पास गैस का मोलार मास भी आ चुका है, तो क्या निकाल सकते हो? यहाँ से मोल्स निकाल सकते हो। देयरफॉर मोल्स ऑफ गैस विल बी इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलार मास। ये हो जाएगा तुम्हारे पास 0.25, 8 1 जा और 8 4 जा, 1/4 इज 0.25। ठीक है, तो अब देखो तुम्हारे पास गैस के मोल्स आ गए, लेकिन उन्होंने पूछा क्या है? व्हाट इज द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 8 ग्राम ऑफ गैस? मतलब ये जो भी तुम्हारी 8 ग्राम की गैस है ये कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही है। तो अगर तुम्हारे पास मोल्स है तो तुम वॉल्यूम निकाल सकते हो, फॉर्मूला वही होगा, मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस डिवाइड बाय 22.4। ठीक है, और डेसीमीटर क्यूब में तो यहाँ पे लिख दो डेसीमीटर क्यूब। मोल्स कितने हैं तुम्हारे? 0.25 इंटू 22.4 इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस। इसको पूरा सॉल्व करोगे, यहाँ से वॉल्यूम ऑफ गैस विल बी 5.6 डेसीमीटर क्यूब। आई होप दिस इज क्लियर। तो हमारा आंसर बना यहाँ से बी। ठीक है, चलो नेक्स्ट। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन है a gaseous mixture of O2 and CH4 are in the ratio of 1:4 by mass। ठीक है, find the ratio of their molecules। मतलब mass of O2 अपॉन mass of CH4, इन दोनों का रेशियो हमको दे रखा है 1/4 और हमें उनके मॉलिक्यूल्स का रेशियो पूछा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, अगर मुझे मास ऑफ O2 पता है और मुझे मोल्स निकालना है, तो मोल्स का क्या हो जाएगा? मोल्स ऑफ O2 विल बी गिवन मास अपॉन मोलार मास 32। ये किसके करस्पॉन्डिंग है? ऑक्सीजन के करस्पॉन्डिंग है, उसका गिवन मास मान लो फिर यार 1 अपॉन ऑक्सीजन का या O2 गैस का मोलार मास इज 32, तो n 1 अपॉन 32 आ जाएगा। सिमिलरली मोल्स ऑफ CH4 विल बी इक्वल टू 4 अपॉन 16। ठीक है, अब एक काम करते हैं, इस मोल का रेशियो लेते हैं। सो मोल्स ऑफ O2 अपॉन मोल्स ऑफ CH4 विल बी इक्वल टू 1 अपॉन 32 डिवाइड बाय 4 अपॉन 16। अगर इसको सॉल्व करोगे, देखो 4 1 जा 4 4 जा, है ना, तो ये बन जाएगा तुम्हारे पास एट लास्ट 4/32। सो दिस विल बी इक्वल टू व्हाट? 1/8। तो यहाँ से मेरे पास आंसर आ गया
1/8। अच्छा, अब तुम बोलोगे मैम ये तो मोल्स का रेशियो है, लेकिन हमें किसका पूछा है, मॉलिक्यूल्स का पूछा है। तो तुम लोगों ने एवोगैड्रोस लॉ पढ़ा है। एवोगैड्रोस लॉ क्या बोलता है कि जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का रेशियो होता है दैट इज इक्वल टू मोल का रेशियो। ठीक है, तो अब अगर मेरा मोल का रेशियो 1/8 आया है, मतलब पक्का इनके मॉलिक्यूल्स का रेशियो भी 1/8 ही आएगा। इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या था, एवोगैड्रोस लॉ। ठीक है, तो यहाँ से मेरा आंसर बन जाएगा 1:8। क्लियर, समझ आया। चल नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ मिलीमोल्स। मोल्स नहीं बोला है, इस बार बोला है मिलीमोल्स। ठीक है, फॉर 0.16 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अब कुछ लग रहा है कि मोल्स थोड़ा पढ़ा था, उससे कुछ पूछा है मिलीमोल्स, तो क्या करोगे, सबसे पहली चीज़ है कैलकुलेट मोल्स। गिवन मास कितना दिया है 0.16 डिवाइड बाय उसका मोलार मास कितना होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज NaOH। ठीक है, 23 + 16 + 1 कैलकुलेट करोगे आंसर विल बी 40। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा डिवाइड बाय 40, यहाँ से मेरे मोल्स बन जाएंगे 0.004 मोल्स। क्लियर। अब मोल्स तो नहीं पूछा, हमें पूछा है मिली मोल्स। तो यहाँ पर देखना, अगर मैंने 1 मोल लिया तो 1 मोल के अंदर 1000 मिलीमोल होते हैं। ठीक है, लेकिन मेरे पास अभी मोल्स कितने हैं, 0.04 है। 0.004 मोल में कितने मिलीमोल होंगे, मल्टीप्लाई करो, दैट विल बी 0.004 × 1000। 1000 की वजह से डेसिमल पीछे शिफ्ट हो गया, तो आंसर आ जाएगा तुम्हारे पास 4 मिलीमोल। बात समझ आई। ठीक है, तो यहाँ से आंसर बन गया 4। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन है फिर यहाँ पर, फाइंड द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इन 1 ml ऑफ वाटर वेपर्स। 1 ml वाटर वेपर दिया है, तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या लगाओगे, मोल्स का, मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस डिवाइड बाय 22.4 लीटर या डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, अच्छा और एक चीज़ समझो, अगर मान लो यहाँ पर होता 1 ml ऑफ वाटर, तो तुम डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला नहीं लगा पाते, क्योंकि तुमने जितने भी अभी तक मोल के फॉर्मूले पढ़े हैं, जो मैंने तुमको स्पेसिफिकली 3 फॉर्मूले बताए, गिवन मास अपॉन मोलार मास पहला पढ़ा था, दूसरा वॉज रिगार्डिंग नंबर ऑफ पार्टिकल्स, अगर उसको एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करते हो तो भी मोल्स आ जाएंगे, और तीसरा था तुम्हारा ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, अब तुम अगर देखोगे तो इन तीनों फॉर्मूले में पहले वाले में मास था, मास से रिलेटेड था, दूसरा वाला तुम्हारा पार्टिकल से रिलेटेड था, और ये जो तीसरा वाला है स्पेसिफिकली जब हम फॉर्मूला लिखते हैं तो वहाँ पर वॉल्यूम ऑफ गैस लिखते हैं। कभी भी तुम किसी लिक्विड का वॉल्यूम नहीं ले सकते, तो अगर यहाँ पर 1 ml वाटर लिखा होता तो मैं ये फॉर्मूला नहीं लगाती। समझ आ रही है, ये स्पेसिफिकली गैस के लिए है, तो वाटर वेपर कौन से स्टेट में होता है, गैसियस स्टेट में होता है, इसलिए ये लगाया है। ठीक है, चलो अब वॉल्यूम ऑफ गैस है, सो दिस विल बी इक्वल टू, वॉल्यूम ऑफ गैस कितना है 1 ml डिवाइड बाय 22.4 लीटर। ठीक है, अब ऊपर लिखा है ml, नीचे लिखा है लीटर। और एक चीज़, जब भी तुम यूजुअली अपनी वैल्यूज़ जो है फॉर्मूले में डालोगे तब ट्राई करना यूनिट्स लिखने की, तब तुम्हें समझ आता है कि कब कब और कहाँ हमें कन्वर्जन्स करने हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ऊपर का वैल्यू ml में दिया है, नीचे का वैल्यू लीटर में दिया है, तो हम उसका कन्वर्जन कर देंगे, तो ये बन जाएगा तुम्हारे पास 1 ml अपॉन, अब देखो एक लीटर में 1000 ml होते हैं, तो 22.4 लीटर में 22.4 × 1000 ml होंगे, ये लीटर पर मोल, लीटर पर मोल, ml पर मोल। ठीक है, ml से ml गया, तो तुम्हारे पास बन जाएगा ये 1/22400 मोल्स। मोल्स आ गए अब तुम्हारे पास। इसी को एक काम कर देते हैं, अगर इसका डिवीजन करेंगे तो 4.46 × 10⁻⁻5 मोल्स। अब मोल्स आ गए, लेकिन पूछा क्या है हमें क्वेश्चन में, मॉलिक्यूल्स। मोल से मॉलिक्यूल निकालना बहुत अच्छे से जानते हो अब तुम लोग, क्या लिखोगे, सो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल टू 4.46 × 10⁻⁻5 × 6.022 × 10⁻23। इसको पूरा मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ से तुम्हारे पास आंसर आएगा 2.69 × 10⁻19 मॉलिक्यूल्स।
क्लियर? हमारा यहाँ पर आंसर किससे मैच हो रहा है? ऑप्शन डी से, 2.69 इंटू 10⁻19 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ 56 ग्राम डाइनाइट्रोजन एट STP। जो गैस है उसका तुम्हें मास दे रखा है, ठीक है, गैस का तुम्हें मास दे रखा है और पूछा क्या है? उसके वॉल्यूम के बारे में यहाँ पर तुम्हें पूछा है। ठीक, तो क्या करोगे? जब भी मास दिया है पहला ही फॉर्मूला लगाना है, गिवन मास अपॉन मोलार मास। गिवन मास कितना है तुम्हारा? 56। डाइनाइट्रोजन मतलब 2 नाइट्रोजन, तो N2 मतलब जो नाइट्रोजन गैस है वो इस तरीके से एग्जिस्ट करती है N2 के फॉर्म में। ठीक है, तो 56 डिवाइड बाय, एक नाइट्रोजन का 14 होता है, 2 नाइट्रोजन का 28 हो जाएगा, इसलिए मैंने 28 लिया है। तो यहाँ से आंसर आ जाएगा तुम्हारे पास 2। मतलब 56 ग्राम डाइनाइट्रोजन मतलब ही कितना होता है? 2 मोल डाइनाइट्रोजन गैस। समझ आया? अब उसके मोल्स मिल गए, अब तुम्हें क्या ढूंढना है? वॉल्यूम ढूंढना है। मोल्स पता है और वॉल्यूम ढूंढना है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस डिवाइड बाय 22.4 लीटर। और एक चीज़ ऑप्शन में भी देखोगे कि यूनिट क्या दे रखा है? डेसीमीटर क्यूब दे रखा है, या लीटर्स दिया है, या सेंटीमीटर क्यूब दिया है। ठीक है, मोल्स तो तुमने निकाल लिए थे, वो आ गए थे 2 इंटू 22.4 इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस। ठीक है, तो यहाँ से तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा 44.8 लीटर्स, और वो है हमारा आंसर, या हमारा ऑप्शन सी, 44.8 लीटर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 0.448 लीटर ऑफ डाइहाइड्रोजन एट STP। डाइहाइड्रोजन मतलब H2 गैस, उसका तुम्हें वॉल्यूम दे रखा है, कितना है? 0.448 लीटर्स, और उसके नंबर ऑफ मोल्स पूछे। इजी क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन एकदम। N इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस डिवाइड बाय 22.4 लीटर, मोल्स पूछे है, सो इट विल बी इक्वल टू, वॉल्यूम ऑफ गैस दिया 0.448 अपॉन 22.4, सो यहाँ से आंसर आ जाएगा तुम्हारे पास 0.02 मोल। ठीक है, तो यहाँ से बना हमारा आंसर डी। बहुत इजी क्वेश्चन था, पूरा फॉर्मूला बेस्ड था, प्रैक्टिस करोगे हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। What is the volume occupied by 0.5 मोल ऑफ CO2 एट STP। मोल्स दे रखे हैं, 0.5 मोल बोला है, और पूछा क्या है तुम्हें? वॉल्यूम। ठीक है, फॉर्मूला वही, मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस डिवाइड बाय 22.4। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा है? डेसीमीटर क्यूब, तो मैं यहाँ लिख रही हूँ डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, तो मोल्स कितने हैं तुम्हारे? 0.5 इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस अपॉन 22.4 डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, डेसीमीटर क्यूब पर मोल। वैसे ये जो 0.5 मैंने लिखा है, इसको डायरेक्टली तुम हाफ भी लिख सकते हो, क्योंकि हाफ मतलब क्या होता है? 0.5 होता है। बच्चे क्या करते हैं? अब 22.4 को यहाँ लेके जाएंगे और पूरा मल्टीप्लाई करते बैठेंगे, इतना नहीं करना है। दिस विल बी हाफ इंटू 22.4 इक्वल टू वॉट? वॉल्यूम ऑफ गैस, 2 1 1.2, आंसर इज 11.2। ठीक है, तो तुम्हारा आंसर आ गया 11.2 डेसीमीटर क्यूब। ट्राई करना अपनी जो कैलकुलेशंस है वो सिंपलेस्ट से सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने की। ठीक है, बहुत बार बहुत बड़ा सा मल्टीप्लिकेशन डिवीजन आ जाता है, बच्चे पूरा मल्टीप्लाई करके डेसिमल में आंसर निकाल लेते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि वही वैल्यू आगे और एक फॉर्मूले में लग के बहुत सारी चीज़ें कट हो सकती है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे चीज़ों में थोड़ा प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना। 0.5 है तो उसको मल्टीप्लाई करते मत बैठना, हाफ ले लो, और अगर इवन नंबर्स है तो फटाफट कट हो जाएंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। What is the mass in grams of 0.25 मोल वाटर। मोल दे रखा है, मास पूछा है। ठीक है, तो मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलार मास। फॉर्मूला लिखते रहो। ठीक है, मोल्स कितना दिया है? 0.25, गिवन मास पूछा है ग्राम्स में, और मोलार मास ऑफ वाटर इज 2 हाइड्रोजन प्लस 1 ऑक्सीजन, 2 इंटू 1 प्लस 16, दैट मेक्स 18, यानी ये आ गया तुम्हारे पास 18। मल्टीप्लाई करोगे 0.25 इंटू 18 इक्वल टू गिवन मास विच इज 4.5 ग्राम। तो यहाँ से मेरे पास आंसर आ गया 4.5 ग्राम। ठीक है, चलो इसमें बोला है इन अ केमिकल रिएक्शन सम ऑफ फॉर्मूला वेट ऑफ ऑल रिएक्टेंट्स। फॉर्मूला वेट मतलब तुम्हारा वही मोलार मास आया। ठीक है,
sum of formula weight of all reactants is 274 U and atom economy is 50%. Calculate the formula weight of desired product. ठीक है, अब भले तुम्हें ज़्यादा चीज़ें समझ नहीं आ रही, एक बार फॉर्मूला लिख लो. ठीक है, एटम इकोनॉमी का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने? मोलार मास ऑफ डिजायर्ड प्रोडक्ट डिवाइड बाय टोटल मोलार मास ऑफ ऑल रिएक्टेंट्स. यही फॉर्मूला हमने लिखा था. अब यहाँ पर देखो, उन लोगों ने बोला एटम इकोनॉमी इज 50%, तो यहाँ पर लिख दो 0.5. 50% मतलब 50/100. ठीक है, तो 0 गया और एक 0 कट करोगे डेसिमल आगे चला जाएगा, इसलिए 0.5. तो 0.5 इक्वल टू मोलार मास ऑफ डिजायर्ड प्रोडक्ट जो हमें निकालना है उसको एज इट इज रहने देते हैं. मोलार मास ऑफ डिजायर्ड प्रोडक्ट डिवाइड बाय टोटल मोलार मास ऑफ रिएक्टेंट्स. वो हमें कितने मोलार मास कितने दे रखे हैं? अच्छा, टोटल मोलार मास ऑफ ऑल रिएक्टेंट दे रखा है हमें 274. कुछ नहीं करना, बस मल्टीप्लाई करना है, वहाँ लेकर जाओ. अगेन 0.5 को क्या लोगे? 1/2. कैलकुलेशन ईजिली हो जाएगी. तो यहाँ से मेरे पास मोलार मास ऑफ डिजायर्ड प्रोडक्ट बन जाएगा 137 U. ठीक है, तो वो हमारा ऑप्शन है ए. आई होप दिस क्लियर. ईजिली हो सकता है, फॉर्मूला बेस्ड था अगेन. चलो नेक्स्ट देखते हैं फिर. तो यहाँ पर बोला है कैलकुलेट परसेंट बाय मास ऑफ H2O2 सॉल्यूशन दैट इज 67.2 बाय वॉल्यूम. तो यहाँ पर देखो परसेंट बाय मास निकालना है, मतलब तुम्हें क्या निकालना है? वेट बाय वॉल्यूम. और उसके साथ यहाँ पर एक चीज़ लिखी है 67.2 बाय वॉल्यूम. बहुत बार बच्चों को समझ नहीं आता ये क्या लिखा है, मतलब इसका सिग्निफिकेंस क्या है. तो इसको समझने के लिए मैं यहाँ पर एक H2O2 की रिएक्शन लिखती हूँ. H2O2 जब डीकॉम्पोज करता है तो प्रोड्यूस करता है वाटर और साथ में क्या लिबरेट करता है? ऑक्सीजन गैस. ठीक है, तो यहाँ पर एक टर्म होता है विच इज कॉल्ड एज वॉल्यूम स्ट्रेंथ. नाउ वॉल्यूम स्ट्रेंथ इज डिफाइंड बाय द वॉल्यूम ऑफ O2 गैस प्रोड्यूस्ड एट STP. ठीक है, मतलब एक एग्जांपल से समझो. मान लो मैंने 20 वॉल्यूम H2O2 लिया है. 20 वॉल्यूम H2O2 का मतलब बहुत बार बच्चों को लगता है कि मैंने 20 लीटर H2O2 लिया है. नहीं, 20 वॉल्यूम H2O2 का मतलब कि अगर मैंने 1 लीटर H2O2 लिया तो ये 20 लीटर ऑक्सीजन गैस लिबरेट करेगा. यहाँ पर एक चीज़ बहुत ध्यान से देखना, ये जो H2O2 लिखा है मैंने और उसके सामने ये जो वैल्यू लिखी है ये H2O2 की नहीं होती है, ये होती है ऑक्सीजन की. ठीक है, गलती नहीं करनी है. दूसरा एग्जाम्पल जैसे इसी में बता देती हूँ. अगर मान लो मैंने बोल दिया 5 वॉल्यूम H2O2, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि अगर मैंने 1 लीटर H2O2 लिया, हमेशा 1 लीटर से ही शुरुआत करनी. ठीक है, 1 लीटर H2O2 लिया तो ये तुम्हें 5 लीटर O2 गैस देगा. अगर मैंने बोला कि मेरे पास 2 वॉल्यूम H2O2 है, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि 1 लीटर H2O2 प्रोड्यूस करेगा 2 लीटर ऑक्सीजन गैस. आई होप दिस इज क्लियर. ठीक है, तो हमारे पास वॉल्यूम स्ट्रेंथ का यहाँ पर फॉर्मूला बनता है वॉल्यूम स्ट्रेंथ इक्वल टू 11.2 इंटू मोलैरिटी. ठीक है, अब यहाँ पर देखो, वहाँ क्वेश्चन में बोला है 67.2 बाय वॉल्यूम. इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैंने 1 लीटर H2O2 लिया तो ये 67.2 लीटर्स O2 गैस प्रोड्यूस करेगा. ठीक है, तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ का वैल्यू मिल गया 67.2 इक्वल टू 11.2 इंटू मोलैरिटी. सो मोलैरिटी विल बी 6 मोल पर लीटर. अब 6 मोल पर लीटर का मतलब समझो, इसका मतलब होता है कि जो 6 मोल H2O2 है ये किस में प्रेजेंट है? 1 लीटर सॉल्यूशन में प्रेजेंट है. 1 लीटर बोल लो या फिर 1000 ml सॉल्यूशन में प्रेजेंट है. तो 6 मोल के हिसाब से एक काम करते हैं, इसका वेट निकालते हैं. सो दिस विल बी वेट ऑफ H2O2 विल बी इक्वल टू 6 मोल. ठीक है, 6 मोल पर लीटर इनटू 34 ग्राम पर मोल. H2O2 है, 2 ऑक्सीजन का होता है 32, 2 हाइड्रोजन का 2, ऐड करोगे आंसर आएगा 34. और ये क्या है तुम्हारा? मोलार मास है. मोलार मास हमेशा ग्राम पर मोल में डिफाइन होता है. ठीक है, 34 ग्राम और पर मोल के लिए हम लोग डिफाइन करते हैं. तो यहाँ से देखो मोल से मोल गया, आंसर तुम्हारा क्या आ जाएगा? इट विल बी 204 ग्राम पर लीटर.
और ग्राम पर लीटर किसका यूनिट होता है, दैट इज स्ट्रेंथ। ठीक है, तो मुझे यहाँ से क्या पता चला कि 204 ग्राम 1 लीटर के अंदर प्रेजेंट है। अब हम लोगों को बोला था यहाँ पर क्वेश्चन में परसेंट बाय मास निकालने के लिए। परसेंट बाय मास मतलब मैंने बताया था अभी वेट बाय वॉल्यूम। तो वेट बाय वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, ऊपर वेट लिखा है नीचे वॉल्यूम लिखा है ना, तो ऐसे लिखोगे, ऊपर आएगा वेट मतलब मास ऑफ सॉल्यूट, नीचे आएगा वॉल्यूम यानी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये वॉल्यूम किस में होना चाहिए, हमेशा ml में होना चाहिए, इनटू 100। यहाँ पर देखो मास कितना है तुम्हारे पास 204, कितने में आया है 1000 ml में, ठीक है 1000 ml इंटू 100। बात समझ आ रही है, तो यहाँ से तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा 20.4%। आई होप दिस इज क्लियर। थोड़ा समझने वाला क्वेश्चन था, बहुत बार बच्चे H2O2 के जो क्वेश्चंस है वो देखकर स्किप कर देते हैं, स्किप नहीं करना है, ऐसे ही टाइप के 2-3 क्वेश्चंस और लगा लो, धीरे धीरे समझ आता रहेगा। ठीक है, आई होप यू लाइक दिस लेक्चर। हम लोगों ने इसमें ऑलमोस्ट शायद 19 से 20 PYQs कवर किए हैं, तो आप इन सभी को प्रैक्टिस करिए। लेट मी नो इफ़ यू हैव एनी डाउट, और अगर आपको किसी स्पेसिफिक चैप्टर्स के जो PYQ है उसको अगर प्रैक्टिस करना है, लेट मी नो इन द कमेंट्स। और बाकी पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।